खुशामदीद प्रोग्राम तहकीक बाइबल में मैं आपका मेज़बान इल खोकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा ताकि आज के एपिसोड को आप सही तरीके से समझ सकें और जिन बातों पर हम पहले बात कर चुके हैं आप उसको सही तरीके से समझें और उसको फॉलो कर सकें। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पपायरस को किस चीज़ से रिप्लेस किया गया, कि पपायरस की जगह किस चीज़ को इस्तेमाल में लाया गया, क्योंकि पपायरस की कीमत ज़्यादा थी। और आपको मैंने समझाया कि जो पपायरस की जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल होती थी वो थी पार्चमेंट, जो जानवरों की जो खाल है उसका जो पेपर बनता था उसको इस्तेमाल किया जाता था। और किस तरीके से पत्थर की लिखाई से हम मिट्टी की लिखाई की तरफ आए और उसके बाद पपायरस की लिखाई की तरफ आए और उसके बाद पार्चमेंट की लिखाई की तरफ आए। आज के एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक पपायरस दिखाना चाहता हूं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि वो किस तरीके का दिखाई देता था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ज़्यादातर जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, जो नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं बाइबल के, वो या तो पार्चमेंट के हैं और या तो पपायरस के हैं। तो वो किस तरीके से दिखाई देते थे तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि वो किस लिहाज से आज के पेपर से फ़र्क है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पपायरस पर लिखना जो है वो पार्चमेंट पर लिखने से थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर ज़र्रे हैं, क्योंकि वो पौधे के अंदर के गूदे का बनता है, उसके अंदर के हिस्से का बनता है, तो उसमें रेशे मौजूद हैं, जिसकी वजह से जब आप एक कलम के साथ लिखते हैं तो वो उसके नीचे उसके ज़र्रे महसूस होते हैं। तो मैं आपको वो पपायरस दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये एक पपायरस है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये रेशे आपको नज़र आते हैं, ये फाइबर नज़र आ रहे हैं आपको। ये इसलिए है क्योंकि ये पौधे का अंदर वाला हिस्सा है और उसको दबाकर उसकी वो जो लाइनें हैं उसके रेशे अभी भी मौजूद हैं, और जब आप उसको महसूस करें तो ये खुरदरा है, वो जैसे आम पेपर है उसकी तरह मुलायम नहीं है, इसलिए जब आप उसके ऊपर लिखते हो तो वो मुश्किल होती है। और पपायरस के ऊपर सिर्फ एक तरफ लिखा जाता था, उसकी पिछली तरफ नहीं लिखा जाता था, क्योंकि इसको फोल्ड नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर उसको आप फोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा, और इसी वजह से उसको रोल किया जाता था। और क्योंकि इसको रोल किया जाता था तो इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो महफूज रहता था, बाहर वाला हिस्सा जो है वो रोल की वजह से हमेशा ऐसे रहता था। तो अगर आप उसकी पिछली तरफ कुछ लिखेंगे तो वो लिखी हुई जो तहरीर है वो मिटती जाएगी, इसलिए सिर्फ उसकी अंदर वाले एक तरफ लिखा जाता था। और आज के दिन जितने भी हमारे पास नुस्खे मौजूद हैं जो पपायरस के इस शक्ल में है, उनकी सिर्फ एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ नहीं लिखा। इस पर आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरें बनी हैं। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारा आज का मौजू नहीं है। इस पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग बैठे हैं जिनकी शक्लें जानवरों सी हैं, और ये ऊपर जो आप देख सकते हैं ये हीरोग्लिफ्स हैं जो मिस्र की लिखाई है। मगर अगर आपके सवालात हैं कि ये क्या है, ये कौन लोग हैं, तो आप इसको हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ आप लिख सकते हैं, तो हम आपके इन सवालात का जवाब देंगे। मगर मैं इसकी अब गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं इस पपायरस को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पपायरस कैसे दिखाई देता है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते थे। मगर अब के लिए मैं इसकी गहराई में और नहीं जाऊंगा और अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि जो पपायरस है उसका इस्तेमाल किया जाता था और पार्चमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, मगर ये दोनों बहुत महंगी चीज़ें थी, क्योंकि एक पार्चमेंट का जो पेपर है उसको बनाने के लिए आपको एक जानवर ज़िबा करना पड़ता था, और जो पपायरस है उसकी वैसे ही कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो सिर्फ मिस्र से आता था। तो इसका और सलूशन निकाला गया कि किस तरीके से हम पेपर को और सस्ता बना सकते हैं, और इसकी इजाज़त जो है चाइना में हुई। मगर ये इजाज़त चाइना में कैसे हुई इसके बारे में मैं आपको ब्रेक के बाद बताना चाहता हूं, ताकि आपको सही इन डिटेल बता सकूं कि जो पेपर का इस्तेमाल उस ज़माने में कैसे होता था और किस तरीके से इतनी बड़ी स्केल पर वो जो चाइनीज़ पेपर है उसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना शुरू किया गया। तो इसके बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको एक पपायरस का पीस दिखाया और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पपायरस से हम पार्चमेंट की तरफ आए और पार्चमेंट के बाद हम किस तरीके से पेपर की तरफ आए जैसे हम पेपर को आज जानते हैं। क्योंकि पपायरस और पार्चमेंट की कीमत बहुत थी, क्योंकि पार्चमेंट बनाने के लिए आपको जानवर की उसकी खाल की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको मुसलसल जानवरों को ज़बह करना पड़ता था और पपायरस जो था वो बहुत महंगा था और मिस्र से आता था। तो इसलिए एक उसका सस्ता हल निकाला गया और वो चाइना में एक चीज़ ईजाद की जिसको हम आज के दिन पेपर के नाम से जानते हैं। 100 कबले मसीह चाइना में इसको ईजाद किया गया और 105 बाद मसीह एक चाइना का हाई ऑफिशियल था जिसका नाम था त्साई लुन, जिसने एक पेपर की फैक्ट्री बनाई और उस फैक्ट्री में वो शहतूत की छाल इस्तेमाल करता था और कपास इस्तेमाल करता था और जो पुराने कपड़े होते हैं उसको इस्तेमाल करता था और जो भेड़ है उसका कपड़ा इस्तेमाल करता था। वो जो पौधा भेड़ है उसका जो, क्योंकि वो चाइना में बहुत इस्तेमाल होता था, तो उसको वो कूट कर, इन तमाम चीज़ों को कूट कर वो उसमें पानी शामिल करता था और एक सूप की तरह का मटेरियल बन जाता था और उसको फिर एक फ्रेम में सुखा लेता था उस गूदे को, जिसकी वजह से फिर उसको एक लकड़ी के फ्रेम में सुखाते थे ताकि उसकी एक चौरस शक्ल बने और वो फिर एक पेपर की शक्ल इख्तियार करता था। और ये उस पपायरस से और पार्चमेंट से सस्ता हल था, क्योंकि आपको ये मिस्र से ख़रीदना नहीं पड़ता था और इसके लिए आपको बहुत से जानवर ज़बह भी नहीं करने पड़ते थे। इसलिए बड़ी स्केल पर अब पेपर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। मगर जिस तरीके से मिस्र से वो नॉलेज जो पपायरस बनाने की थी और जो फ़र्द पपायरस बनाते थे मिस्र से बाहर नहीं जा सकते थे, इसी तरीके से जो चाइना के जो पेपर बनाने वाले थे वो चाइना से बाहर नहीं निकल सकते थे, ताकि जो इल्म है उस पेपर को बनाने का वो चाइना में ही रहे। और क्योंकि उस पेपर को चाइनीज़ बेचते थे मगर उसकी कीमत पपायरस से कम थी, इसलिए लोग जो चाइनीज़ पेपर थे वो ख़रीदते थे। मगर ये नॉलेज फिर भी चाइना से बाहर निकली। ये 751 बाद मसीह में हुआ, जब जो ओस्मान की जो फ़ौज थी उसकी जंग हुई चाइनीज़ फ़ौज के साथ। ये किर्गिस्तान के मुल्क में जो बहुत मशहूर जंग है, जो तालास की जंग है, ये दरिया उधर से गुज़रता है, उस पर ये जंग हुई और उस जंग में चाइनीज़ ओस्मान की जो फ़ौज है उससे हार गए और जो पेपर बनाने वाले आलम थे वो ग़ुलाम बनकर जो मिडल ईस्ट है उधर आ गए और इस तरीके से चाइना से वो पेपर बनाने का इल्म मिडल ईस्ट में फैल गया। मगर हैरानगी की बात यह है कि उसी वक्त इंडिया में भी पेपर मौजूद था। पेपर इंडिया में भी बनाया जाता था और जापान, कोरिया में भी बनाया जाता था और जो आज का मैक्सिको है, अमेरिका, उधर भी पेपर बनाया जाता था। तो ये नॉलेज किसी तरीके से जा रही थी, ट्रांसपोर्ट हो रही थी, मगर बड़ी स्केल पर ये उस वक्त हुआ जब 751 में जो चाइना है वो जो ओस्मान की फ़ौज है उससे जंग हारे। तो इस ज़रिए से जो ये पेपर जो था ये बड़ी स्केल पर मिडल ईस्ट में फैला और मिडल ईस्ट से फिर ये अफ्रीका के ममालिक में फैला, जहाँ मिस्र में फैला और इसी तरीके से फिर यूरोप में भी आया। मगर इस पेपर को एकदम कबूल नहीं किया गया, क्योंकि जो पार्चमेंट है वो जो ये पेपर चाइना का पेपर है उससे ज़्यादा पायदार है। इसलिए जो रूहानी किताबें हैं जैसे बाइबल है और जो ऑफिशियल जो खतूत थे, जैसे बादशाह दूसरे बादशाहों को खतूत लिखते थे, अपनी फ़ौजों को लिखते थे, तो इसलिए वो पार्चमेंट का ही इस्तेमाल करते थे, पेपर का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ये ज़्यादा पायदार था और वो महफूज रहता था। इसलिए ये एकदम यूरोप में इतना मकबूल ये मटेरियल नहीं हुआ था, बल्कि वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा इस्तेमाल में आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो पार्चमेंट जो थी वो कम इस्तेमाल होना शुरू हुई। जो हमारा उर्दू का लफ्ज़ कागज़ है वो भी इसी लफ्ज़ जो चाइना में पेपर के लिए इस्तेमाल होता है वहाँ से निकला है, क्योंकि जब जो ओस्मान की फ़ौज है उसने उन पेपर बनाने वालों को चाइना से ग़ुलाम बनाकर उनको अपने इलाकों में लेके आया, तो जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे इस नए तरह के पेपर को बुलाने के लिए, उसको प्रोनाउंस करने के लिए, वो था गूज़ी। तो वो लफ्ज़ जो चाइनीज़ का गूज़ी था
वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी ज़ुबानों में बदलते बदलते कागज़ बन गया, जिसको हम आज के दिन उर्दू में कागज़ कहते हैं, फ़ारसी में भी कागज़ कहते हैं। तो असल में ये एक फ़ारसी लफ्ज़ नहीं है या एक उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक चाइनीज़ लफ्ज़ गूज़ी से निकला है कागज़। तो इस तरीके से जो आज के दिन हम पेपर इस्तेमाल करते हैं वो हम उसको कागज़ कह सकते हैं। इसलिए मैं अपनी अगली गुफ्तगू में इस नए तरह के पेपर को कागज़ के नाम से पुकारूंगा, ताकि बार बार ये कन्फ्यूजन ना पैदा हो कि क्या मैं पपायरस के पेपर की बात कर रहा हूँ या फिर खाल के पेपर की, या किस पेपर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपनी अगली गुफ्तगू में ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, पपायरस, पार्चमेंट और कागज़, ताकि बोलते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो कि मैं किस पेपर की बात कर रहा हूँ, किस किस्म के पेपर की बात कर रहा हूँ। आगे की गुफ्तगू को मैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूँगा, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि कितनी किस्मों के पेपर अब हमारे पास मौजूद हैं, चाइना के पेपर की ईजाद तक, जैसे कि पपायरस है, पार्चमेंट है, और जो चाइनीज़ पेपर है उसको कागज़ के नाम से पुकारा गया है। वो असल में चाइनीज़ में गूज़ी है और उर्दू ज़ुबान में, फ़ारसी ज़ुबान में वो कागज़ लफ्ज़ बन गया। तो इसलिए मैं अपनी अगली गुफ्तगू में इन 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँगा, ताकि आपको पता हो कि मैं किस किस्म के पेपर की बात कर रहा हूँ। और ये जो पेपर था ये बहुत चाइना में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसकी जिसको हम कहते हैं काइट्स, पतंग, उसकी बनाई जाती थी और इसके पैसे बनाए जाते थे। और क्योंकि पैसे एक बहुत अहम हिस्सा है किसी माशरे का, किसी इकॉनमी का, तो इसलिए जो पेपर नोट्स हैं उसको बड़ी बड़ी स्केल पर प्रोड्यूस किया गया, उसको बनाया गया। इससे पहले सोना और चांदी इस्तेमाल होता था कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए, उसके सिक्के होते थे। मगर चाइना ने अब नया तरीका ईजाद किया कि अब जो कागज़ के नोट हैं उसके ऊपर एक हुकूमती जो शक्ल, एक तस्वीर छापी जाती थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि ये हुकूमती कागज़ है और इसकी सोने की या चांदी की हैसियत होती थी। मगर क्योंकि आपको बहुत से पेपरों की अब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप चांदी और सोने को रिप्लेस कर रहे हैं और लोग अब सोना और चांदी से ख़रीदारी नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको बहुत बड़ी स्केल पर पेपर प्रोड्यूस करना पड़ा। और क्योंकि हर पेपर पर एक ही लिखाई होना ज़रूरी थी, क्योंकि जो एक सिक्के की जो नोट एक सोने के सिक्के की हैसियत रखता है, उसी शक्ल का एक और नोट होना चाहिए और उसी शक्ल के तमाम दूसरे नोट होने चाहिए। तो इसलिए उस पर लिखा नहीं जाता था एक कलम से, बल्कि छापा जाता था। और इसलिए जो प्रिंटर है उसकी ईजाद हुई चाइना में। इस प्रिंटर को 600 बाद मसीह में इन्वेंट किया गया, उसको ईजाद किया गया। ये क्या किया जाता था कि एक लकड़ी के ऊपर एक सफ़ा छापा जाता था, एक कागज़ छापा जाता था, जैसे कि अगर मिसाल हम लें कि उस नोट को उन्होंने छापना है, तो उस सोने के नोट को, जो वो नोट जिसकी हैसियत एक सोने के सिक्के की है, उसको एक लकड़ी के पीस पर छापा जाता था और फिर उसकी जो
शक्ल है उसको उसके अंदर खोदा जाता था और वो जो खुदाई हो जाती थी उसको फिर स्याही में भिगोकर अगले दूसरे नोट्स पर छापा जाता था, जिसकी वजह से तमाम नोट्स पर एग्जैक्ट सेम तरीके से एक ही तहरीर लिखी होती थी। अब इस प्रिंटिंग प्रेस से पहले भी ये जो छापने का जो अमल है वो मौजूद था। जब जो गीली मिट्टी है उसके ऊपर भी इस तरीके से प्रिंट किया जाता था, मगर क्योंकि मामला उस मटेरियल का है, सवाल उस मटेरियल का है कि गीली मिट्टी पर आप छाप कर उसको बड़ी स्केल पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मगर अब पेपर पर आप उसी चीज़ को बार बार छाप सकते हैं। तो इसलिए उस छापने का जो अमल है वो बहुत हैंडी कह सकते हैं, बहुत एक अच्छा सलूशन निकला कि उस जो पेपर है उस कागज़ को आप बहुत बड़ी स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको इस प्रेस के तरीके से बड़ी स्केल पर प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ता गया। तो इसकी गहराई में हम अगले एपिसोड में जाएंगे। अगर आपके कोई भी सवालात या कमेंट्स हैं उनको आप हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वो डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हर जुमे की शाम को 7 बजे आप इस प्रोग्राम को देखिए और इससे बरकत पाइए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।